बीजेपी के फायरब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि भाई जो पाकिस्तान परस्त लोग हैं उनका वोट हमें नहीं चाहिए। आपको बता दें ये गिरिराज सिंह ने ये बातें कही हैं और गिरिराज सिंह ने भी कहा देश को टुकड़े टुकड़े होते हुए नहीं देख सकता। गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि भारत में रहकर पाकिस्तान का गुणगान करने वालों का कभी वोट नहीं मांग सकता मैं और ना ही उनसे कभी वोट हमें चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा से चैलेंज करते हुए उन्होंने कहा कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग क्या या लाल झंडा को पसंद है। राष्ट्र विरोधी लोगों का मत लेना पाकिस्तान परस्त लोगों का मत लेना देशद्रोही लोगों का मत लेना जैसे है। वहीं दूसरी तरफ पूर्णिया में तेजस्वी यादव चुनावी सभा के दरमियान दिए गए बयान अगर महागठबंधन प्रत्याशी को वोट नहीं तो सीधे एनडीए को वोट करें। पर गिरिराज सिंह ने कहा कि भाई इंडी गठबंधन को अपने प्रत्याशी पर भरोसा नहीं है, अपनी हार स्वीकार वो कर चुके हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान परस्त वोट नहीं चाहिए, आखिर गिरिराज सिंह ने ये बात किसके लिए कही है, ये एक बड़ा सवाल है। तो बता दें कि बीजेपी के फायरब्रांड नेता और बेगूसराय से एनडीए प्रत्याशी गिरिराज सिंह ने एक बार फिर सीपीआई द्वारा चुनाव आयोग को कार्रवाई मुद्दे पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा मैंने जो कहा डंके की चोट पर कहा। बिल्कुल गिरिराज सिंह आज़ादी के बाद से देश का पहला शख्स है जिसे पाकिस्तान परस्त वोट नहीं चाहिए। गिरिराज सिंह देश को टुकड़े टुकड़े होते हुए नहीं देख सकता। गिरिराज भारत में रहकर पाकिस्तान का गुणगान गाने वालों का कभी वोट नहीं मांग सकता है। चलिए आपको एक बार सुनवा देते हैं कि गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा है। महागठबंधन बताए, कम्युनिस्ट पार्टी बताए, क्या पाकिस्तान परस्त दुश्मन देशों का जो है उसका वोट लेंगे? ये कम्युनिस्ट पार्टी बताए, महागठबंधन ये बताए कि देशद्रोही और पाकिस्तान परस्त का वोट उन्हें चाहिए, ओपनली कहे तो बिहार की जनता, बेगूसराय की जनता, देश की जनता सोचेगी ये कौन सी पार्टी आ गई है। हमें तो नहीं चाहिए देशद्रोहियों का वोट, मैंने डंके की चोट पे कहा है, और न हमें दुश्मन देश पाकिस्तान परस्त का वोट चाहिए। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से किसी लीडर ने इस ढंग का हिम्मत नहीं किया है, पहला शख्स है। मैं पहला ही शख्स रहूं, लेकिन डंके की चोट पे कहता हूं कि हमें नहीं चाहिए देशद्रोहियों का वोट, हमें नहीं चाहिए दुश्मन देश पाकिस्तान परस्त का वोट। कम्युनिस्ट पार्टी को चाहिए क्या, महागठबंधन को चाहिए क्या, ये डंके की चोट पर वो भी बताए। ऐसे में कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं, उन सवालों का जवाब हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, निशांत जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मनीष यादव जुड़ चुके हैं, जेडीयू प्रवक्ता, राकेश पोद्दार जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राकेश पोद्दार जी आप ही का रुख कर लेते हैं। राकेश जी ये बताइए, गिरिराज सिंह ने कहा है पाकिस्तान परस्त लोगों का वोट नहीं चाहिए, जो उनका गुणगान करता है उनका वोट नहीं चाहिए। ये पाकिस्तान परस्त लोग हैं कौन? देखिए, जो देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं उनको पाकिस्तान परस्त बोला जाता है। हमारे देश के अंदर आज देखिए कांग्रेस के पार्टी ने जो घोषणा पत्र तैयार किया उसमें कहीं ना कहीं आपको मुस्लिम लीग से मिलता है, जिसमें कहा जाता है कि अलीगढ़ में जो वहां पे जो बुर्के हैं, जो कपड़े पहनावे पे भी इन लोगों ने सवाल उठाए। उनके बहुत सारे उसके अंदर मुद्दे हैं, जिस मुद्दे से कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र अलगाववादियों की घोषणा पत्र के तैयार, मुस्लिम लीग के लिए तैयार, इस तरह के इनके घोषणा पत्र है। और हम एक स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि देश के अंदर आज देश को किसी ने तुष्टीकरण की राजनीति सिखाया, उसका नाम है कांग्रेस पार्टी। देश के अंदर किसी ने जातिवाद की राजनीति सिखाया, उसका नाम है कांग्रेस पार्टी। किसी ने राजनीति के अंदर भ्रष्टाचार किया, वो कांग्रेस पार्टी है। और कुल मिला के कांग्रेस पार्टी, हम लोग भी आज 10 साल से देश के अंदर देश की सत्ता को, लोकतंत्र को चला रहे हैं, संविधान से चला रहे हैं, उस तरीके से चला रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं, जो करते हैं, जो नीति और नियत की गारंटी होती है उसके अनुसार हम लोग काम करते हैं। हम लोग नहीं, देखो
देश का मुद्दा 70 साल से 370 का मुद्दा था, उस मुद्दे पे हम लोगों ने काम किया। राम मंदिर का मुद्दा 500 वर्षों से अटका हुआ था और कांग्रेस सरकार ने इसको कहीं संज्ञान नहीं लिया। हम लोगों ने देश में आके हमारा घोषणा पत्र के अंदर था, संकल्प लिए हुए थे कि जहां हुआ बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जहां हमारे कार सेवक मारे गए वहां पे भी हम लोगों ने मंदिर बनाने के लिए अपने सेवकों कार सेवकों की शहादत हुई, वहां पे हम लोगों ने मंदिर बनाए। तो कहने का मतलब है, और उसी मंदिर में अगर प्राण प्रतिष्ठा के लिए राहुल गांधी जी को बुलाया जाता तो वो नहीं आते। ये सब चलिए पुरानी बातें हैं, और नई बातें जो अब आई है देश के अंदर, हम लोगों ने संकल्प लिया है कि भारत को महान बनाना है, भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था देना है, लखपति दीदी बनाना है, लोगों का घर बनाना है, लोगों का शौचालय बनाना है, लोगों के घर में पानी देना, लोगों के घर में बिजली देना, उसकी स्वास्थ्य की चिंता करना। देश के प्रधानमंत्री ने चिंता किया, हम उस पर काम कर रहे हैं। इन लोगों के पास आज देखिए किस तरह कल तेजस्वी जी ने पूर्णिया के एक सभा में कहा कि आप अगर हमारे को वोट नहीं दे सकते हैं तो आप एनडीए को वोट दीजिए, उनको जिताने का काम कीजिए। तो कहीं ना कहीं लगता है कि तेजस्वी जी और महागठबंधन के लोगों को, एनडीए गठबंधन के लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग बिछड़ रहे हैं, बिखर रहे हैं। इसलिए अच्छा है कि देश को कोई चला सकता है, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चला सकते हैं। रामलीला मैदान के अंदर ये 28 पार्टियां एकजुट होती है, लेकिन बंगाल जैसे ही जाती है ममता बनर्जी जी अकल अलग हो जाते हैं। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी कांग्रेस एक साथ रहती है, पंजाब में जाती है अलग हो जाती है, बिहार में पप्पू जी के सीट पर आप देख ही सकते हैं क्या हालात है। उसके बाद हम पीछे वायनाड की बात करते हैं, राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं और उनकी हालत देखिए, वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी डी राजा जो बड़े नेता है कम्युनिस्ट पार्टी के, उनकी पत्नी एन राजा उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही है। तो देश की जनता को क्या बतलाना चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये देश की जनता को बहलारे, फुसलारे, बरगलारे, कभी कहेंगे कि संविधान खतरे में है, कभी कहेंगे लोकतंत्र खतरे में है, कभी कहेंगे आरक्षण खतरे में। हम स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ना संविधान खतरे में, संविधान के ही अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही हम लोगों ने मंदिर बनाया। लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों को बुलाया गया और आरक्षण की बात कर रहे हैं। बाबा साहब भी अब चाहेंगे इस देश में कि आरक्षण बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तुष्टीकरण की राजनीति आप लोग कर रहे हैं और इसीलिए वो कह रहे हैं गिरिराज सिंह की जो पाकिस्तान परस्त लोग हैं, जो पाकिस्तान का गुणगाते हैं, हमें उनका वोट नहीं चाहिए। वो तो साफ शब्दों में कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो अभी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने जो बात कही, कांग्रेस के लिए बात कहा कि कांग्रेस को किन बातों से पहचाने, तो अब बीजेपी को अगर पहचानना हो तो दो चीज से पहचानिए, अर्थ का अनर्थ करना, अर्थ का कुअर्थ निकालना। बात कुछ है, उस बात को कुछ और तरीके से प्रेजेंट करना, जो बात है उसको संदर्भ से अलग हटा करके, उसको एक अलग रंग चढ़ा करके, चाशनी चढ़ा करके उसको सर्कुलेट करना, अफवाह फैलाना, लोगों में विभाजन पैदा करना, लोगों को धार्मिक और संवेदनशील मामलों पर गोलबंदी करने का कोशिश करना, धर्म की तिजारत करना, ये सब बीजेपी की पहचान है। दीज आर ऑल हॉलमार्क्स ऑफ बीजेपी। पहला बात। दूसरी बात है, कांग्रेस ने हमेशा समग्रता की राजनीति की, टोटलिटी का राजनीति किया। आजादी के समय में देखिए, आजादी के बाद भी देखिए, कांग्रेस हमेशा समाज के सभी वर्गों के लिए खड़ी रही और इसी को लेकर के समाज के अंतिम पायदान पे लोग जो खड़े थे उनके लिए भी खड़ी रही। हमारी आर्थिक नीति भी सभी के हित में बनाई गई, लेकिन कालांतर में जब से बीजेपी 2024 में आई, उसने सारी देश हित की में जो नीतियां बनाई गई थी, सामाजिक नीति, आर्थिक नीति, राजनीतिक सोच विचार, हमारा जो राजनीतिक दर्शन था, वो सबको उलट दिया इन लोगों ने। और उलट करके आज देखिए कि यहां तक बात को पहुंचा दिया कि अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान परस्त। ऐसा बोल करके आप हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी का अपमान कर रहे हैं, आप अपने देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। जो व्यक्ति आपके साथ सहमत नहीं है तो वो क्या विदेशी के साथ सहमत है? कोई व्यक्ति अपने घर के अंदर में विरोध नहीं करेगा। हर एक व्यक्ति को नैसर्गिक अधिकार है कि वो घर के अंदर अपना विरोध दर्ज करे। तो जो व्यक्ति बीजेपी के, जो भी नागरिक हिंदुस्तान के बीजेपी की नीतियों से असहमत हैं, उस
उसको बड़े आसानी से ये लोग पाकिस्तान परस्त और इस तरीके की बात कहते हैं। वजह यह है कि जन समस्याओं और जन सरोकार का कोई मुद्दा बीजेपी के पास नहीं है, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए लोगों को ये धार्मिक मसलों की ओर ढकेलते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की जनता जाग चुकी है। बिहार तो खैर ज्ञान भूमि है, क्रांति भूमि है, बिहार की जनता जागी हुई है। ये जो बीजेपी का खेल है ये सबको समझ रही है, और आने वाले चुनाव में आप देखेंगे कि बिहार की जनता और पूरी देश की जनता इसका माकूल जवाब देगी। मनीष यादव जी, गिरिराज सिंह ने कहा है कि भाई मुझे जो है नहीं चाहिए ऐसे लोगों का वोट जो पाकिस्तान परस्त लोग हैं। अब ये पाकिस्तान परस्त लोग कौन है ये भी एक समझने वाली बात है। और इधर बीजेपी कह रही है कि भाई तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत किसी ने की है, तो उसके जनक जो हैं वो कांग्रेस है। आवाज़ आ रही है आपको राजेश जी? मनीष जी आवाज़ आ रही है आपको? ठीक है, मनीष जी से हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा संपर्क साधेंगे। राकेश पोद्दार जी, यहाँ पर देखिए ना, कई चीज़ें हैं। आप कहते हैं एक तरफ की तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, पाकिस्तान परस्त लोगों का वोट नहीं चाहिए। एक चीज़ और भी है, सीपीएम ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें कहा है कि भाई परमाणु हथियार जो है अगर हम लोग आते हैं सत्ता में नष्ट कर देंगे, बहा देंगे उसको। तो क्या ये हमला उन्हीं पर था क्या? देखिए, आज आपने बहुत गंभीर मसले देश के अंदर उठाए हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको एक चीज स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि चुनाव देश के अंदर लोकसभा का हो रहा है, विधानसभा का चुनाव नहीं हो रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी जी अपना घोषणा लेके आती है, उसके बाद बिहार में हमारे तेजस्वी जी परिवर्तन पत्र लेके आते हैं, अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में अपना घोषणा पत्र लेके आते हैं, मतलब अरविंद केजरीवाल जी अपना घोषणा पत्र लाते हैं। तो आप बताइए कि देश के अंदर लोकसभा का चुनाव होना चाहिए। हम लोगों का भी संकल्प पत्र है, एनडीए का संकल्प पत्र है। आप जितने भी हमारे दल, हमारे साथी हैं, तो देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक ही घोषणा पत्र निकाला, संकल्प पत्र निकाला। सभी के एजेंडे हैं उसमें, जनता दल यूनाइटेड के हैं, चिराग पासवान जी के एजेंडे हैं, जो भी हमारे दल हमारे साथ काम कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों का कहीं भी घोषणा पत्र में देख सकते हैं कि अलग अलग है। इसीलिए स्पष्ट रूप से लगता है कि तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, अपने हिसाब से अपना घोषणा पत्र अपने प्रदेश में बनाया। सरकार बनेगी लोकसभा में, केंद्र में सरकार, प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है। और मैं बात कर रहा हूं, ये मेरे भाई साहब बता रहे थे कि राम मनोहर लोहिया जी जो हमारे पूर्वज थे, जो जिन्होंने देश के आंदोलन में कांग्रेस स्वतंत्रता सेनानी भी थे, आंदोलन में खड़े रहे, अंग्रेज भगाने के आंदोलन में। तो मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा था कि 1942 में ही जवाहरलाल नेहरू जी की मंशा थी कि देश का बंटवारा और मैं देश का प्रधानमंत्री बनूं। उन्होंने अपनी किताब डायवर्सन में लिखा भी है, और उन्होंने कहा कि उस समय अब्दुल गफ्फार खान साहब थे, राम मनोहर लोहिया जी थे, पटेल वल्लभ भाई पटेल थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सब लोग मीटिंग में बैठे हुए थे। तो जवाहरलाल नेहरू जी की मंशा थी कि देश का बंटवारा हो, धर्म के हिसाब से देश का बंटवारा हो। तो देश का बंटवारा हो गया। और आज मैं कहना चाहता हूं, ये लोग कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। 1974 में इंदिरा गांधी जी ने क्या नहीं किया, राजनेताओं को जेल भेजने का काम किया, आपातकाल घोषित किया, मीसा ऐसा एक एक्ट लाने का काम किया, जिस कारण से 1974 में आपातकाल हुआ। उस समय लोकतंत्र इनको खतरे में नहीं आ रहा था। 1976 में 5000 साधु और गाय को मारा गया इंडिया गेट के ऊपर, उस समय लोकतंत्र के खतरे में इनको नजर नहीं आ रहा था। 1984 में सिखों को गोली मार की हत्या की गई, उनके गले में टायर डाल के मारने का काम, जिसके जगदीश टैकलर और सज्जन कुमार सजा भोगती हैं, अभी सजा पाए हुए हैं कोर्ट के आदेश पे। तो इन लोगों को लोकतंत्र खतरे में नहीं आता है। किस तरह जंगल राज बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव जी ने कर रखा था, 15 साल उन्होंने, तो उस समय इन लोगों को लोकतंत्र और संविधान खतरे में नहीं आ रहा था। 370 का मुद्दा, उस समय संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में नहीं आ रहा था। इन लोगों का स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि ये देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आप इतिहास दिखाइए, और इतिहास में मैं बता दूंगा कि ये लोग ने जब भी इनको सत्ता मिला, जनता का जनादेश का दुरुपयोग ही किया है। परिवार को बढ़ाया, तुष्टीकरण किया, जातिवाद किया,
उसके बाद भ्रष्टाचार किया। 12 आरोप हैं इन कांग्रेस के नेताओं के ऊपर, जिसमें सोनिया गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो, सभी लोग जमानत पे बाहर घूम रहे। हमारे देश के प्रधानमंत्री आज 23 साल से लगभग सत्ता में, 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 10 साल देश की सत्ता को उन्होंने संभाला देश के प्रधानमंत्री के रूप में। आप एक भी आरोप प्रत्यारोप उन पे नहीं लगा सकते। 24/7 वर्क उन्होंने काम किया, एक दिन भी छुट्टी नहीं दी। उसके बाद आज देख लीजिए, आज भी उनका तत्पर लगा है कि देश किस तरह महान बने। निशांत करपटने जी, एक सवाल है, निशांत करपटने जी, एक बड़ा सवाल जो है गिरिराज सिंह ने उठाया है भाई, और समझना भी पड़ेगा। गिरिराज सिंह ने कहा कि मैंने एक मंच से कहा भाई देशद्रोहियों, पाकिस्तान परस्त लोगों का मुझे वोट नहीं चाहिए। अच्छा, सीपीआई के लोग गए चुनाव आयोग से शिकायत कर दी। अब इसमें शिकायत करने वाली क्या बात थी? क्या चाहिए? वो ये पूछ रहे हैं क्या इंडी गठबंधन को चाहिए पाकिस्तान परस्त और ऐसे क्या देशद्रोहियों का वोट चाहिए? सुनिए श्रीमान, ये बात को समझने का, ये कहना इस बात में झोल है। अभी बात को समझने का फेरा है। कैसे बात को समझने का फेरा है? कभी कहते ना इशारों में। अब देखिए इशारों में अब इन्होंने जैसे पाकिस्तान परस्ती की बात कर दी, तो पाकिस्तान परस्ती हिंदुस्तान में कहां से खोज रहे हैं? अरे हिंदुस्तान में तो वही लोग जो रहा वही हिंदुस्तान। जब भारत नहीं, कुछ लोग जो है, कुछ लोग आप देखते होंगे कई कार्यक्रम में जो है, कभी कभार होता है कई कार्यक्रम में पाकिस्तान का झंडा लेकर लहरा देते हैं। कुछ लोग हैं इक्का दुक्का तिक्का लोग हैं, तो उन्होंने कहा हमको उनका वोट नहीं चाहिए, उनका वोट नहीं चाहिए। तो सीपीआई को इतना दर्द हो गया कि वो गए चुनाव आयोग से शिकायत कर दी उन्हें, तो उनको वोट चाहिए, आप लोग को वोट चाहिए। अब इसमें इस तरीके से देखिए, इनफैक्ट इनका जो बोलने का तरीका और जो जिस प्रकार का चॉइस ऑफ वर्ड्स रहा, इसके पीछे एकमात्र उद्देश्य एकदम क्लियर एजेंडा है। क्लियर एजेंडा ये है कि जो लोग इनके विचारधारा के विपरीत हैं, जो देश के एकता की बात करते हैं, जो चाहते हैं कि एक समग्र मिलीजुली संस्कृति रहे, गंगा जमुना तहजीब बना रहे हिंदुस्तान में, जो इसको ये गंगा जमुनी तहजीब के खिलाफ काम करता है बीजेपी। तो ये इसके खिलाफ काम करने के क्रम में अब इसको ये कैसे बदनाम करेंगे? ये मिलीजुली संस्कृति को कैसे दागदार बनाएंगे? तो दागदार बनाने के लिए इस प्रकार के जुमलों का प्रयोग करते हैं। ये कुछ नहीं, इनकी जुमलेबाजी है। ये इनकी जुमलेबाजी है। और चूंकि जुमलेबाजी थी तो जुमलेबाजी रहने देते। चुनाव आयोग तक पहुंचने की क्या जरूरत थी सर? अब पहुंच गए तब सवाल उठेंगे आप लोगों को। नहीं, चुनाव आयोग क्या बताएगा? चुनाव आयोग से आप ये पूछेंगे, कहेंगे कि जी गिरिराज सिंह ने कहा है पाकिस्तान परस्त लोगों का वोट नहीं चाहिए, तो चुनाव आयोग भी क्या कहेगा आपसे? बताइए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है? क्या कहता है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है धार्मिक उन्माद ना फैलाएं, धार्मिक उन्माद ना फैलाएं, किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद ना फैलाएं, ये कहता है ना। ये थोड़ी ना कहता है कि पाकिस्तान परस्त वोट चाहिए ये कहो, या पाकिस्तान परस्त वोट नहीं चाहिए ये नहीं कह सकते। ये धार्मिक उन्माद थोड़ी ना है। दुअर्थी भाषा के जरिए, दुअर्थी भाषा के जरिए, सांकेतिक भाषा के जरिए, एक छुपे तरीके से राजनीति भी दो ही चीज से बनी है। सुनिए ना, सुनिए ना, अरे बताइए, जिसको वोट देने का अधिकार है, राजनीति भी दो चीज से बनी है सर। के नागरिक हैं जो देश में बसे हैं, आप उनको कैसे पाकिस्तान का कौन कह रहा है सर? वो उन्होंने कहा मुझे पाकिस्तान परस्त लोगों का वोट नहीं चाहिए। ठीक है, अब आप सुनिए ना, एक हिंदुस्तान में साल हर एक आम चुनाव में वोट देते हैं, उसको आप कैसे इस प्रकार का नहीं, ठीक है। एक चीज और भी है, एक सवाल और भी है, मैंने राकेश पोद्दार जी से लिया था, आपसे ले लेता हूं। निशांत करपटने जी, सीपीएम के जो लोग हैं उन्होंने कहा है भाई, उनके उसमें मैनिफेस्टो में कि भाई अगर हम लोग आते हैं तो हम लोग क्या नाम है, परमाणु जो है उसको नष्ट कर देंगे, परमाणु हथियार को। देखिए, 2-3 बात समझिए। हाँ, समझाइए। आपने एक क्वेश्चन किया परमाणु हथियार। आप पहले समझिए कि सीपीएम कम्युनिज्म की विचारधारा क्या है। कम्युनिज्म की विचारधारा पूंजीवाद के खिलाफ है, साम्राज्यवाद के खिलाफ है। और ये सब जितने भी परमाणविक हथियार हैं, मैं सीपीएम की बात कर रहा हूं, उनकी विचारधारा की बात कर रहा हूं। ये जो है वो साम्राज्यवाद को बढ़ावा देके विश्व शांति तो होनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं? देश में भी शांति चाहिए, विश्व शांति भी चाहिए। आप क्या चाहते हैं? विश्व की भी शांति होनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं? देखिए, हमारी नीति तो
देखिए कांग्रेस परमाणु की हथियार नीति नष्ट होना स्पष्ट है। चाहिए। इंदिरा जी ने ना, सुनिए। नहीं, इंदिरा जी ने देखिए ये परमाणु हथियार से देश को लैस करने वाली कौन है? वो आयरन लेडी इंदिरा जी हैं। देश के शत्रुओं को, दुश्मनों को जिन्होंने देश की ओर तो ताकने CPM का के साथ कोशिश क्यों किया, है? तो उसको मुंह CPM के साथ क्यों है? जवाब देने का तो कोशिश CPM किया। मतलब जुमलेबाजी कर रही है। जब सुनिए, जब अरे सर, गाथा मत सुनाइए, गाथा हम लोग पढ़े हुए हैं सर। अमेरिका का बेड़ा घुस गया। सुनिए सर, गाथा मत हमको सुनाइए, गाथा हम भी पढ़े हुए हैं सर। जब सवालों का जवाब दीजिए सर, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी के लिए भी दो शब्द कह दीजिए। परमाणु हथियार को कैसे उन्होंने ही सक्सेसफुल बनवाया, तो उनका भी नाम ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। उन्हीं के समय में हुआ, ठीक है। विकास में देश, देखिए ये जो 10 साल गुजरा है ना, ये 10 साल नहीं, अब 10 साल गुजरा है, किया गया। सुनिए ना, लेकिन सीपीएम के आप सीपीएम के मैनिफेस्टो से सहमत हैं कि नहीं है? देखिए ये मसला नहीं उनका है, आपके घटक दल है, आपके घटक दल है। लेकिन मैंने आप तो आपत्ति जता सकते हैं, आप आपत्ति जता सकते हैं ना, गलत है कि नहीं, हम तो ये जानना चाह रहे हैं। देखिए आप इस बात को स्पष्ट समझिए कि कोई पार्टी है, उसको अपनी नीति बनाने के लिए उसका जो कोर फाउंडेशन है, कोर फाउंडेशन के मुताबिक वो अपनी नीति बना सकता है, ठीक है, मतलब ठीक है, ठीक है। अब आप सुन लीजिए, ठीक है, ठीक है। आज सर आते हैं, मनीष जी आपके पास आते हैं, लेकिन राकेश पोद्दार जी, छोटा सा सवाल। अब ये कह रहे हैं नीति सब बनाते हैं, अब बीजेपी नीति बना रही है तो इनको दिक्कत हो रही है, सीपीएम नीति बना रही है तो ठीक जा रहा है। तब इन्होंने हमको समझा दिया कि सीपीएम क्या चाहती है। देखिए, मैं आपको दुर्भाग्यपूर्ण बात बता देना चाहता हूँ कि बिहार और झारखंड के अंदर लाल सलाम जो नक्सली जिसे कहा जाता था, उनके साथ इनका समझौता है। और मैं इसको स्पष्ट रूप से करना चाहता हूँ, मैं बताता हूँ। वायनाड में राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के चुनाव सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वहां पे कांग्रेस का एक भी झंडा उनके नॉमिनेशन में नहीं था। और वहां पे मुस्लिम लीग का झंडा लेके वहां के लोग घूम रहे थे वहां पे वायनाड में। और वहां पे इनके राहुल गांधी नेता है कांग्रेस के, उनके खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी के डी राजा की पत्नी एन राजा वहां से चुनाव लड़ रही थी। ये दुर्भाग्य इनको नहीं लग रहा। और उसके बाद आपने कहा, बहुत अच्छा सवाल है, कि जवाहरलाल विश्वविद्यालय से निकला हुआ कन्हैया कुमार, आपने देखा होगा टुकड़े टुकड़े गैंग को किस तरह समर्थन दे रहा था, और वहां पे नारे लग रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। दुर्भाग्य था इस बात का, और कहता था अफजल हम शर्मिंदा हैं, तुम्हारा कातिल जिंदा है। कांग्रेस राहुल गांधी उनसे मिलने कन्हैया कुमार से यूनिवर्सिटी में गए थे, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में। और उसके बाद अब कपिल सिब्बल की बात बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरह कसाब के लिए जो आतंकवादी था, मुंबई में धमाका किया था, उसके लिए 12 बजे रात का सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जब उनकी फांसी होनी थी। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि इनका जो मंशा है वो तुष्टीकरण वाली है। इनकी मंशा जो है पाकिस्तान से, इनकी मंशा कहीं ना कहीं मिलती है। अब बार बार आप देख सकते हैं कि ये लोग आज रक्षा पे सवाल उठाते हैं, हमारे सेना पे सवाल उठाते हैं। आज इन्होंने परमाणु बम पे परमाणु जो है उस पे इन्होंने सवाल उठाया कम्युनिस्ट पार्टी ने, तो स्पष्ट रूप से रक्षा पे भी सवाल उठाते हैं। इनका कोई लेना देना नहीं है। ये लोग कांग्रेस के जितने भी नेता है आज सिर्फ चाहते हैं कि किस तरह सोनिया जी चाहती कि मेरा बेटा देश का प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन एक मिनट में खत्म करना चाहता हूँ। देश के अंदर सकारात्मक राजनीति करने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि राहुल गांधी जी आप देश के लिए सकारात्मक राजनीति कीजिए, आपको जनता ने विपक्ष में बैठने के लिए मौका दिया। लेकिन राहुल गांधी जी आप पूछिए कि 10 साल के अंदर कितने दिन सदन के अंदर रहे। सकारात्मक राजनीति उनको नहीं करना, उनको सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करना, हिंदू और मुसलमान को आपस में बांटने वाला मनीष यादव जी देश के अंदर कांग्रेस। मनीष यादव जी 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल